आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता खंड। और इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर फर्स्ट होने वाला है। इससे पहले आपको जो चैप्टर है शीत युद्ध का दौर वो इस सेशन के लिए डिलीट है, ठीक है ना। वो आपको नहीं पढ़ना इस साल के लिए, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए उस चैप्टर की, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 तक वो चला था, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, दो महाशक्ति उभर कर आई। कौन कौन सी? एक था यूएसए और दूसरी थी आपकी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका। अब जो आपकी हमारा जो यूएसए है वो मानता था पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाता था, और जो हमारा यूएसएसआर था ये अपनाता था समाजवाद को, जिस पर के राज्य का नियंत्रण होता था हर चीज़ संसाधनों पर, ठीक है ना। और जो पूंजीवादी मानता था वो कौन था? अमेरिका। अब ये इन दोनों में क्या थी? शीत युद्ध की स्थिति पनपी रहती थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब दोनों एक दूसरे से क्या है आगे निकलना चाहते थे, हथियारों के मामले में, हर चीज़ के मामले में, तकनीक के मामले में क्या ये अपने आप को क्या आगे निकालना चाहते थे। ये दिखाना चाहते थे कि हम आपसे ताकतवर नहीं, यूएसएसआर को, कि दोनों एक दूसरे को दिखाते थे कि मैं तुझसे ताकतवर हूँ और वो मुझसे ताकतवर है, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या इनमें युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। अब हम शीत युद्ध किसको कहते हैं? हम शीत युद्ध उसको कहते हैं कि जिसमें युद्ध की स्थिति बनी रहती है, संघर्ष रहता है, तनाव रहता है, पर युद्ध बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि दोनों ही महाशक्ति, दोनों ही ताकतवर है। अब दोनों देशों को ये रहता है कि अगर हमने हमला करा तो उसका अंजाम क्या, दोनों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हथियार तो दोनों के पास है, ठीक है ना। दोनों महाशक्ति हैं, लेकिन इसलिए युद्ध कभी नहीं हुआ, क्योंकि इनको डर लगा रहता था ताकि अगर हमने हमला कर दिया तो उससे क्या हमें भी क्या भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि दोनों ताकतवर हैं। तो ये आपको क्या शीत युद्ध के दौर वाले चैप्टर में बताया गया है कि जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद से जो हमारी विश्व था वो दो गुटों में बढ़ चुका था, दो ध्रुवों में बढ़ चुका था। किस किस में? एक यूएसए और यूएसएसआर। आपको इस चैप्टर में वही पढ़ना है, दो ध्रुव थे, अब उसका अंत कैसे होते हैं, आपको जो यूएसएसआर है आपको इसका विघटन के बारे में आपको पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। कि किस प्रकार से हमारा जो दूसरा जो दो गुट है बटा, तो यूएस और यूएसएसआर, तो यूएसएसआर का किस प्रकार से विघटन हो गया और जो हमारा विश्व था, जो महाशक्ति था वो एक ध्रुव हो गया, ठीक है ना। जब दो महाशक्ति बटा था और जो हमारा विश्व है वो एक ध्रुवीय हो चुका है, ठीक है ना। कैसे कैसे हो गया वो आपको पढ़ना है, तो देखते हैं इसको। इस चैप्टर में आपके कुछ नए टॉपिक भी ऐड हुए हैं, तो उन सभी टॉपिक को हम देखेंगे, ठीक है ना, बारी बारी करके। पार्ट 1 है, तो इससे आने वाले जो लेक्चर है जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे आपको जितने भी टॉपिक हैं सारे कवर करा दिए जाएंगे, एक भी टॉपिक जो आपका छूटेगा नहीं। और आपको इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए तो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रखी है, जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सोवियत प्रणाली, जिसमें आप जानोगे सोवियत संघ क्या था, यानी सोवियत संघ के बारे में आप जानने वाले हो, ठीक है ना, कि किस प्रकार जो सोवियत संघ था वो अस्तित्व में आया और इसका पूरा प्रोसेस पढ़ोगे किस प्रकार से वो अस्तित्व में आया और इसका विघटन किस प्रकार से हो गया। अब इसका जो विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था, ठीक है ना। प्रोसेस तो 1989 से ही हो गया था, 1989 से जब बर्लिन की दीवार गिराई गई थी, जब से क्या इसका विघटन का जो प्रोसेस था वो चालू हो चुका था, ठीक है ना। हम वो जानेंगे कैसे, और 1991 में क्या इसका जो विघटन पूरी तरीके से हो चुका था, किसका? सोवियत संघ का। तो पहले हम जानते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी, ठीक है ना। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको हम यूएसएसआर भी कहते हैं, रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। मैंने आपको बताया जो सोवियत संघ था वो समाजवादी विचारधारा को मानता था, लेकिन ये जिसको हम कह रहे हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य, ये अस्तित्व में कब आया? ये आया था 1917 में, जब रूस में हुई थी कि एक समाजवादी क्रांति। अब जो क्रांति हुई थी कि निजी स्वामित्व को खत्म करने के लिए हुई थी, ठीक है ना। जो क्रांति की गई थी रूस में, ये कही गई थी जो निजी स्वामित्व है संसाधनों पर उसको खत्म करने के लिए की गई थी। अब जो क्रांति थी ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। और ये समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरतों से क्या प्रेरित थी, यानी कि जो समाज है उसमें क्या समानता, सब में क्या समानता स्थापित हो जाए, ठीक है ना। जो समाज है बिल्कुल न्यायपूर्ण हो जाए, जितने भी संसाधन हैं, जिनकी ज़रूरतें हैं वो सबको समान रूप से उपलब्ध कराई जाए, ठीक है ना। किसी प्रकार किसी में भेदभाव ना किया जाए। इस ऐसे आदर्श से कौन सी जो एक क्रांति थी हुई थी, समाजवादी क्रांति, ये प्रेरित थी, ठीक है ना। यानी ये समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी। क्लियर यहाँ तक? अब जो सोवियत प्रणाली थी, अब इसमें क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी का विशेष महत्व था, यानी कि यहाँ पर क्या एक ही दल का शासन था, यहाँ पर किसी और दल को क्या है राजनीति में आने की इजाज़त नहीं थी, या इसमें क्या केवल कम्युनिस्ट पार्टी का क्या शासन हुआ करता था। यानी कि जिसमें अभी एक ही दल इसमें क्या शासन करता है, ठीक है ना, और सारा नियंत्रण एक ही पार्टी के हाथ में रहता है। यानी कि यहाँ पे समाजवाद में तो ये होता है सब पे क्या राज्य का स्वामित्व रहता है, और राज्य में
कौन शासन चला रहा है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, इसलिए क्या इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। और जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। तो ठीक है ना, ये था कुछ सोवियत प्रणाली के बारे में। अब जो हमारा सोवियत संघ था वो टोटल 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, यानी कि 15 देशों से मिलकर हमारा सोवियत संघ बना था। ठीक है ना, यानी कि सोवियत संघ टोटल 15 देश इसमें शामिल थे सोवियत संघ में। अब वो कौन कौन से थे एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके टोटल 15 देश थे जो किसमें सोवियत संघ में शामिल थे। ठीक है ना, 1991 तक तो सोवियत संघ रहा था, तो अब इसमें क्या है 15 देश शामिल थे। कि कौन कौन से, रशिया हो गया आपका, इस्टोनिया हो गया, लताविया हो गया, लिथुआनिया हो गया आपका, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। अब इस प्रकार से क्या आप देख सकते हो टोटल आपके 15 देश थे। ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब क्या इसमें देश शामिल थे किसमें, यूएसएसआर में। आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा आपको, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, 15 देश किसमें शामिल थे, ये यूएसएसआर में शामिल थे। ठीक है ना, अब ये तो था सोवियत प्रणाली के बारे में, सोवियत संघ के बारे में। अब इसके कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है ना, यूएसएसआर की कुछ विशेषताएं थी, अब इसकी कुछ कमियां भी थी जो इसके विघटन का कारण बनी। तो पहले इसकी कमियां देखेंगे, अब उसमें से क्या कुछ क्या उसका विघटन का कारण भी बन जाती है। यानी कि पहले इसकी विशेषता देखेंगे, फिर इसकी कमियां देखेंगे, फिर इसके विघटन के कारण देखेंगे, फिर देखेंगे इसके क्या परिणाम हुए। ठीक है ना, जो इसका विघटन हुआ फिर इसके परिणाम क्या निकल कर आए। तो सोवियत संघ की विशेषताएं हम देखेंगे। तो सोवियत संघ की जो विशेषता में जो पहला आता है कि सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। ठीक है ना, जिससे कि हमारे जो विचार हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं। इस मामले में क्या था, जो सोवियत संघ था वो काफ़ी उन्नत था। ठीक है ना, उसकी जो तकनीकी थी वो काफ़ी उन्नत थी। इस मामले में संचार प्रणाली काफ़ी अच्छी थी किसकी, सोवियत संघ की। ठीक है ना, क्लियर, यहाँ तक समझ आएंगे, इजी पॉइंट है सारे और समझने हैं। ठीक है ना, इजी लैंग्वेज मैंने लिख भी रखे हैं और आपको समझ भी आ जाएंगे। आगे हम देखें तो सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिसमें खनिज, तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे। यानी कि सोवियत संघ के पास ऐसे संसाधन उपलब्ध थे जो ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना, जिनसे क्या ऊर्जा प्राप्त करी जाती है, उसके पास ऐसे क्या उपलब्ध क्या थे, संसाधन उपलब्ध है, जिसमें क्या है खनिज आप ले सकते हो, तेल आप ले सकते हो, लोहा आप ले सकते हो, इस्पात और मशीनरी उत्पाद। ठीक है ना, ये सब किसके पास थे, उपलब्ध थे ऐसे संसाधन सोवियत संघ के पास, जिससे वो ऊर्जा पैदा कर सकता है। क्लियर, यहाँ तक समझ गए। आगे हम देखें तो सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। यानी सोवियत संघ की जो आवागमन की जो व्यवस्था थी, जो परिवहन की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है ना, तो इसके कारण क्या था, जो दूर दराज के इलाके थे वो सोवियत संघ से जुड़े हुए थे इसके कारण। ठीक है ना, जो आवागमन की जो सुव्यवस्थित और अच्छी प्रणाली थी, इसके कारण जो सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके हैं वो सोवियत संघ से जुड़े हुए थे। ठीक है ना, आपस में ये जुड़े हुए थे सारे देश इसकी परिवहन की अच्छी व्यवस्था के कारण। है ना, क्लियर यहाँ तक। आगे हम देखें तो सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी काफ़ी उन्नत था। यानी कि जो घर में बना, यानी किसी देश में बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, घरेलू उपभोक्ता उद्योग हम कहते हैं। तो इसमें भी काफ़ी क्या है वो उन्नत था। यानी कि जो हमारा सोवियत संघ है इसमें क्या था कि जो पिन से लेकर कार तक क्या सोवियत संघ में बनाई जाती थी। अब किसी देश में क्या होता है कि जो उसका घरेलू उपभोक्ता उद्योग होता है वो अगर बेकार होता है तो उसको क्या दूसरे देशों से क्या है उसको आयात करना पड़ता है। जो संसाधन है, जो भी चीज़ें हैं उसको आयात करनी पड़ती है, क्योंकि उसके देश में वो चीज़ नहीं बनाई जाती है। ठीक है ना, उसको आयात करनी पड़ती है, उसके बदले में उसको पैसा पे करना पड़ता है। लेकिन सोवियत संघ के मामले में ऐसा नहीं था, उसका घरेलू उपभोक्ता उद्योग काफ़ी अच्छा था। जिससे क्या करता था वो, यानी उसके हर चीज़ उसके देश में बनाई जाती थी। ठीक है ना, पिन से लेकर कार तक बिल्कुल उसके देश में बनाई जाती थी, किसके, सोवियत संघ में बनाई जाती थी। इसलिए कहना है जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था काफ़ी उन्नत था सोवियत संघ का। ठीक है ना, किसी अन्य देश पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं था। आगे हम देखें तो सोवियत संघ की सरकार ने अभी अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। ठीक है ना, यानी कि जिससे जीवन जिया जाता है, ठीक है ना, उसके बिना जीवन यापन मुमकिन ही नहीं है। ठीक है ना, वैसे जो चीज़ें हैं उनको उपलब्ध करा रखी थी प्रत्येक नागरिक को, जिससे जो अपना जीवन का वो गुजारा कर सके, अपने जीवन यापन वो कर सके। यानी जो न्यूनतम जीवन स्तर है ना वो सुनिश्चित सबको करा रखा था। ठीक है ना, किसने, सोवियत संघ ने। और सोवियत संघ में शासन कौन करा था, कम्युनिस्ट पार्टी। अभी तो ऐसे कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं, अब इसकी कुछ कमियां हैं आपको पता चलेंगी, क्योंकि जो किसी की कुछ मेरिट्स होती हैं, यानी कुछ विशेषता होती है, तो उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। ठीक है ना, तो उसकी हम कमियां भी देखेंगे, जो उसके विघटन का कारण भी बनती है। अब इस पर क्या एक ही कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, तो हर चीज़ क्या हमेशा ठीक नहीं रहती है। तो आने वाले टाइम में क्या सोवियत संघ के थोड़ा बहुत में क्या हमें कुछ विघटन के कारण सामने आ जाते हैं, यानी कुछ कमी हमें सामने आ जाती है जिस चीज़ का विघटन हो जाता है। ठीक है ना, ये कारण बनता है, वो बताऊंगा अभी। अगली विशेषताओं में आप लिखोगे कि जो सरकार है उसने बुनियादी जरूरतों की जो चीज़ें हैं उसको रियायती दर पर
मुहैया करा रखी थी सभी नागरिकों को, जो उसके देश के जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, सोवियत संघ के, उनको बिल्कुल रियायती दर पर, बिल्कुल कम दाम पर क्या है, जो आसानी से हर बंदा खरीद सके, ऐसे दाम पर क्या उपलब्ध करा रखे थे, बिल्कुल रियायती दर पर, ठीक है ना। जैसे स्वास्थ्य सुविधा हो गई, शिक्षा होगी, बच्चों की देखभाल आदि जो जरूरी होती हैं, बिल्कुल रियायती दर पर उपलब्ध करा रखी थी किसको, प्रत्येक नागरिक को, ठीक है ना, सरकार ने सोवियत संघ की। आगे हम देखें तो बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी कहाँ पर, सोवियत संघ में, ठीक है ना। एक इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो बिल्कुल बेरोजगारी नहीं थी उस देश में, यानी सोवियत संघ में, और जो आवश्यक जीवन स्तर है वो उपलब्ध करा रखा था। बाकी हमने चीज़ देख ली है, ठीक है ना। और आगे हम देखें तो मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था, यानी जो मालिक कौन था वो राज्य था, यानी राज्य का उस पर स्वामित्व था, ठीक है ना। राज्य पे शासन कौन कर रहा था यानी सोवियत संघ पर, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, और एक ही दल का शासन हुआ करता है उस टाइम पर। और भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर राज्य का स्वामित्व होने के अलावा भी क्या था कि नियंत्रण भी राज्य का ही था, ठीक है ना, उस पर, यानी कि जो भूमि और जो अन्य उत्पादक संपदाएं हैं उस पर उनका स्वामित्व तो था ही राज्य का, लेकिन नियंत्रण भी किसका था, राज्य का ही था इन सब चीज़ों पर, ठीक है ना। यानी बिल्कुल आप कह सकते हो कि पूंजीवादी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी सोवियत संघ में, बिल्कुल क्या राज्य के अंडर में सब चीज़ रहा करती थी, ठीक है ना, आप कह सकते हो। मैं आपको 8 विशेषताएं बताई, आपको जो सरल लगे, जो आपको आसान लगे, वो अपने लिख सकते हो, और इसके जो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ठीक है ना, वहाँ से आप जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो और ये नोट्स आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सोवियत संघ की कमी, हमने विशेषताएं देखी, अब कमियां देखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसे, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चलेगा, यानी जो अधिकारी थे वहाँ पर, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो अधिकारी थे, ठीक है ना, उनके यहाँ पर नौकरशाही कहा जा रहा है। तो जो सोवियत प्रणाली पर क्या था कि जो नौकरशाही का शिकंजा कसता चलेगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी का शिकंजा कसता चलेगी, यानी जो पार्टी थी वो बिल्कुल सत्तावादी होती चली गई। एक इसका कमियाँ ये थी। आगे हम देखें तो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं थी कहाँ पर, सोवियत संघ में, ठीक है ना। इनसे क्या है, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रखी थी। अब वहाँ पर जहाँ पर एक ही पार्टी का शासन था, मान के चलो बिल्कुल वहाँ पर तानाशाही का वहाँ पर सीन बना हुआ है, ठीक है। तो लोकतंत्र तो वहीं पर होता है जहाँ व्यक्ति क्या खुद चुनता है किसको, अपने प्रतिनिधि को, लेकिन ऐसा सोवियत संघ में नहीं था। वहाँ पर क्या बिल्कुल भी लोकतंत्र नहीं था, मान सकते हो बिल्कुल तानाशाही। जब एक ही पार्टी का शासन तो लोकतंत्र कहाँ से हुआ, तो वहाँ पर क्या लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं थी। अब जो व्यक्ति है बिल्कुल भी क्या अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता है किसी प्रकार से, क्योंकि उसको आज़ादी तो है ही, उसे अधिकार छीन रखा है। अब इसलिए जो व्यक्ति अपने जो मतभेद हैं, अपने जो विचार है, वो चुटकुलों और कार्टून के माध्यम से अपने विचार को प्रकट किया करता था, ठीक है ना, सोवियत संघ का जो नागरिक हुआ करता था। अब आपने खुद भी देखा होगा, अपने आज जो अखबार वगैरह पढ़ते होंगे, ठीक है ना, तो उसमें आप देखते होंगे कार्टून और चुटकुले वगैरह होते हैं। तो उस प्रकार से जो सोवियत संघ के नागरिक थे वो क्या अपने विचारों को प्रकट किया करते थे, क्योंकि उनको आज़ादी नहीं थी कि अपने विचार प्रकट करने के, ठीक है ना। सोवियत संघ में क्या इस पर बैन लगा रखा था, यानी आप मान सकते हो अधिकार नहीं दे रखा था। आगे हम देखें तो सोवियत संघ में पार्टी का एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन देख चुके हैं, इसकी एक कमियों में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे किसी और दल का शासन नहीं था, यानी केवल एक ही कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जो इसकी कमी का कारण बनती है और विघटन का कारण भी बनती है। और एक बात और जो मैं आपको कमी बता रहा हूँ जितनी भी, ये सबका क्या इसके विघटन का कारण भी है। अगर आप ये सब इसके विघटन में भी लिख दोगे तो भी क्या कोई नंबर एक भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। आगे हम देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। अब मैंने आपको बताया कि सभी का राज्य पर स्वामित्व रहता था, हर संसाधन हो गई, चाहे संस्थाएं हो गई, तो इसलिए क्या था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसका सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था, नियंत्रण था, स्वामित्व था, ठीक है ना। ये सोवियत संघ की मैं आपको कमियां बता रहा हूँ। आगे हम देखें तो ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, मतलब कि जनता कुछ भी से सवाल जवाब करे तो बिल्कुल भी क्या उसका जवाब वगैरह नहीं देती थी, बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं थी, किसके लिए, जनता के लिए। आगे हम देखें तो सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। अब राजनीतिक आकांक्षा तो पूरी हो नहीं सकती, अगर कोई व्यक्ति है वो शासन में भाग लेना चाहता है तो वो कैसे लेगा, क्योंकि वहाँ पर तो लोकतंत्र तो था ही नहीं वहाँ पर, ठीक है ना, लोकतंत्र की आज़ादी बिल्कुल भी नहीं थी। और जो कोई व्यक्ति है उसको अगर राजनीति में भाग लेना है तो वो ले ही नहीं सकता है। अगर किसी की इच्छा है कि वो बना प्राइम मिनिस्टर बने, देश का राष्ट्रपति बने, तो वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि क्या वहाँ पर एक ही पार्टी का शासन था, कोई अन्य दल की जगह ही नहीं थी सोवियत संघ में, ठीक है ना। पहला तो ये हो गया, यानी किसी व्यक्ति की जो राजनीतिक आकांक्षा थी उसको पूरा नहीं कर सका सोवियत संघ, और आर्थिक आकांक्षाओं को भी पूरा नहीं कर सका। आर्थिक आकांक्षा मतलब अब इसमें क्या होता है कि सब पर क्या है, किसी को भी किसी चीज़ पर निजी स्वामित्व नहीं था सोवियत संघ में, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति चाहता है अपने उद्योग लगा ले, ज़्यादा पैसा कमा ले, ठीक है ना, तो ऐसा वहाँ पर नहीं था सोवियत संघ में, ठीक है ना। इसलिए क्या था कि जो व्यक्ति है उसकी राजनीतिक, जो वहाँ के नागरिक है उनकी राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा वो नहीं कर सका। अब जो भी करता उस पर क्या है, राज्य का स्वामित्व रहता, जिससे क्या है वो
ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता था, ठीक है ना, क्योंकि सब चीज़ पर क्या कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहता था और किसका राज्य का स्वामित्व रहता था। इसलिए जो व्यक्ति अपनी राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता, यानी जो सोवियत संघ था अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, ठीक है ना, ये इसकी कुछ कमियां थी और ये इसके विघटन का कारण भी है। अब हम देखते हैं सोवियत संघ का विघटन के कारण, ठीक है ना, आप वो भी लिख दोगे वो भी चलेगा और ये भी लिख दोगे तभी चलेगा। तो देखते हैं ऐसे तो सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं का पूरा नहीं होने, यानी कि जो सोवियत संघ थी उसकी जो राजनीतिक और जो आर्थिक संस्थाएं थी वो अंदरूनी रूप से यानी बिल्कुल अंदर अंदर के कमजोर थी। अब इसके कारण क्या होता है कि खुद की जरूरतों को पूरा कर नहीं पाए, जिससे क्या होता है कारण था कि लोगों की आकांक्षाओं का पूरा ना होने, जितने भी संसाधन थे वो क्या हथियारों को बनाने में कि अमेरिका से आगे निकलने में क्या वो खर्च कर दिया करते थे, जिससे क्या जो लोगों की आकांक्षाएं कभी भी पूरी नहीं हो पाती थी, ठीक है ना, इसका कारण था विघटन का। आगे हम देखें तो कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई, ठीक है ना, यानी जो अर्थव्यवस्था थी बिल्कुल रुक सी गई थी। अब इससे क्या हुआ, जो उपभोक्ता वस्तुएं थी काफ़ी कमी हो गई, जो उपभोक्ता वस्तुएं थी वो बड़ी मात्रा में कम होती चली गई, ठीक है ना। अब जिससे जो नागरिक का जीवन यापन है वो काफ़ी बेकार हो गया है। अब जो जितने भी संसाधन सोवियत संघ के पास उसने क्या किए, हथियार बनाने में उसने खर्च कर दिए, किससे यूएसए से आगे निकलने के लिए, ठीक है ना। अब जो उसकी अर्थव्यवस्था तो गतिरोध होगी क्योंकि जितने भी संसाधन उसके पास हैं उसने क्या किया, उसको सारा खर्च कर दिया, किससे, अमेरिका से आगे निकलने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं उससे क्या शक्तिशाली हूँ, ठीक है ना। इस कारण से क्या जो सोवियत संघ था उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक सी गई थी, बिल्कुल गतिरोध हो गई। अब इससे क्या हुआ, जो उपभोक्ता वस्तुएं थी उससे क्या उसकी बड़ी मात्रा में क्या कमी हो गई, ठीक है ना। अगर हम देखें तो पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे, किसके, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो अधिकारी थे उनको ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे आम नागरिक के मुकाबले, ठीक है ना, इसके विघटन का कारण बनता है। आगे हम देखें तो राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुत्ता की इच्छा का उभार। अब जो लोग थे उनके अंदर क्या राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या राष्ट्रवादी भावना और जो संप्रभुत्ता होती है उसकी क्या इच्छा का उभार होने लगा, ठीक है ना, यानी कि अब उनको इस प्रकार की इच्छा को उभार होने लगा कि हम भी को क्या है समान अधिकार मिलने चाहिए, ना कि किसी यानी कि पार्टी के अधिकारियों को विशेष अधिकार दे जा रहे हैं, ऐसा इनको नहीं था, ठीक है ना। इनकी ऐसी इच्छा जागृत हुई कि हमें भी क्या समान अधिकार मिलने चाहिए, हमें भी क्या समान रूप से देखा जाना चाहिए, ठीक है, जो हम संप्रभुत्ता कह रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि इनका अंदर क्या राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी, उठने लगी और संप्रभुत्ता की, जिससे कि इनको एहसास हो कि हमारे साथ असमानता हो रही है, हमारे संग जो व्यवहार है वो समान रूप से नहीं किया जा रहा है, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या इसका विरोध भी किया, ठीक है ना, किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का, किनको, जो सोवियत संघ का, उन्होंने विरोध भी किया क्योंकि इनको क्या इनको समान रूप से नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि जो नागरिक से ज़्यादा के विशेष अधिकार मिले हुए थे किसको, पार्टी के अधिकारियों को। आगे हम देखें तो प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में क्या पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। अब देखो जो सोवियत संघ था वो बाकी देशों से तो आगे था, लेकिन जो हमारे पश्चिमी देश थे, ठीक है ना, उनसे पीछे था, किसके मामले में, तकनीकी मामले में, और जो बुनियादी ढांचा होता है उसके लिए जो बिल्कुल ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसके मामले में क्या पीछे था, किससे, अमेरिका से, ठीक है ना। और रूस की प्रमुखता, अगला कारण क्या है, रूस की प्रमुखता नहीं, रूस का दबदबा। अब 15 देशों से मिलकर क्या सोवियत संघ बना था, लेकिन जो इन 15 देशों में क्या है सबसे ज़्यादा दबदबा रहता था और सोवियत संघ का, रूस का रहता था, ठीक है ना। ये अपने क्या मनमानी हर चीज़ में चलाया जाता था, जिससे जो बाकी अन्य देश थे उनको क्या गुलाम का एहसास होता था, कि इनको जो गुलाम देश का एहसास उनको होता था, उनको लगता था कि हम गुलाम देश हैं, किसके, रूस के, क्योंकि रूस था इन सभी देशों से क्या सबसे बड़ा देश था, ठीक है ना, हर जगह में अपना क्या दबदबा दिखाया करता था। तो ये क्या था, ऐसे कुछ विघटन के कारण हमने जो कमियां देखी हैं उसको विघटन देखे कारण देखे। अभी क्या है टोटल आपके 8 कितने हो गए, टोटल आपको 14 कारण हो गए किसके, विघटन के। और भी है, बस ये जो जितने मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में आता तो आप सबके सब लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, वैसे आप 6-7 पॉइंट लिख दोगे आपको जब भी चल जाएगा, ठीक है ना। आपको मैंने सब बता दिया, सोवियत संघ की कमी और विघटन का कार्य जो मैंने आपको बताया सोवियत संघ के विघटन के अंतर्गत ये आता है, ठीक है ना। आगे हम देखें कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। हमने देख लिया कमियां देख ली, विघटन देख लिया, उसके विशेषताएं देख ली, सोवियत प्रणाली क्या था ये देख लिया। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, ठीक है ना, 1991 में इसका क्या विघटन हो गया था, इसका परिणाम क्या निकल कर आए, ठीक है ना, वो देखते हैं। तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध की स्थिति पनपी हुई थी, अब वो क्या उसकी समाप्ति हो गई, ठीक है ना। 1991 में जब इसका विघटन हो गया तब क्या हुआ, जो शीत युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति हो गई, दूसरी दुनिया का पतन हो गया, ठीक है ना।
मतलब कि जो हमारी सोवियत संघ था, इसको क्या दूसरी दुनिया का दर्जा दिया गया था, दूसरी दुनिया को कहा जाता था। तो इसका भी क्या पतन हो गया, जब सोवियत संघ ही नहीं रहा तो क्या दूसरी दुनिया कौन सी रहेगी, ठीक है ना। अब हथियारों की होड़ खत्म, मैंने आपको बताया था कि दोनों के हथियारों की होड़ में आगे बढ़ना चाहते थे, कि दिखाना चाहते थे कि मेरे पास सबसे ज़्यादा ताकत हथियार हैं। सोवियत संघ कहता था कि मेरे पास ज़्यादा हथियार है, और अमेरिका कहता था कि मेरे पास है। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो क्या हथियारों की होड़ भी खत्म हो गई, और अमेरिका के एकमात्र महाशक्ति बचा। अब सोवियत संघ हट गया तो क्या अमेरिका का वर्चस्व रहने लगा, और अमेरिका का एक महाशक्ति बचा। आपका एक सिंगल टॉपिक है कौन सा, कि एक ध्रुवीय विश्व, ठीक है ना। वो इसमें आपको वही बताया गया कि जो अमेरिका का एक ही महाशक्ति इसमें बचा हुआ है, ठीक है ना। अब सब पूरे विश्व में एक ही वर्चस्व कायम था, वो था अमेरिका का, ठीक है ना। नए देशों का उदय हुआ, नए देश यानी जो सोवियत संघ में टोटल जो 15 देश थे, है ना, 15 देश थे। तो अभी सोवियत संघ जब विघटन हो गया तो इसके जो 15 देश थे वो अब अलग अलग क्या है, स्वतंत्र देश बनेंगे, नहीं गणराज्य बनेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि नए देशों का उदय हुआ सोवियत संघ के विघटन के बाद। विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई, यानी कि जो अलग अलग विचारधाराएं थी, एक सोवियत संघ समाजवाद को मानता था, और जो यूएसए था वो इसको पूंजीवादी को मानता था। अमेरिका कहता था कि पूंजीवाद ज़्यादा अच्छी है, और सोवियत संघ कहता है कि समाजवाद ज़्यादा अच्छी है। अब जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इससे क्या निकल कर आएगा, जो विचारधारा की जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई, ठीक है ना। आगे हम देखें तो शॉक थेरेपी को अपनाया गया। वैसे आपका सिलेबस में टॉपिक नहीं है, अगर आप स्किप करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब शॉक थेरेपी क्या था, सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शॉक थेरेपी में क्या हुआ, पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया। जो जितने भी देश थे जो साम्यवादी, इनको पहले साम्यवादी देश थे, अब इनको क्या पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसकी तरफ इनको क्या धकेला जा रहा था। अब इसमें क्या, इससे क्या हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं थी उनका महत्व बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आपको जो विश्व बैंक है, उनकी का महत्व बढ़ गया, क्योंकि आर्थिक संस्थाएं इन्होंने क्या किया, इन देशों को पूंजीवादी व्यवस्था अपनाने के लिए क्या इन्होंने इन देशों को कर्ज दिया, ठीक है ना। इसलिए कि इनका महत्व काफ़ी बढ़ गया सोवियत संघ के विघटन के बाद, ठीक है ना। आप पढ़ सकते हो, क्या एनसीईआरटी में दे भी रखा है, मैंने आपको बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ठीक है, इनका महत्व बढ़ गया। जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं थी उनका महत्व बढ़ गया, किसके कारण, सोवियत संघ के विघटन के कारण। और शॉक थेरेपी को अपनाया गया, यानी कि साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवादी मॉडल को अपनाना, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी हम कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, जिससे आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।